नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एमए उत्तरार्ध का द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र है, जिसके अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लिया गया है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। रस सिद्धांत से पहले हम ये जान लें कि ये सिद्धांत होते क्या हैं, इनकी साहित्य में आवश्यकता क्या है। तो देखिए, सिद्धांत भली प्रकार से सोच विचार कर किया गया सत्यान्वेषण होता है, जो नियमबद्ध होता है, जो नियमों पर चलता है और विद्वानों के द्वारा जिसे सत्य माना जाता है। सिद्धांत में किसी सत्य की नई खोज और उसकी स्थापना होती है। साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज का भार वह अपने कंधों पर उठाता है। समाज भी उसे सभी सुविधाएं देता है, अतः यह साहित्यकार का नैतिक दायित्व है कि जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालकर वह समाज की, मानवता की सेवा करे। और यह कहाँ तक वह कर पाया है, सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है। साहित्य शास्त्र में जो सिद्धांत होते हैं वो अपने यथार्थ, अपने ठोस रूप में विद्यमान रहते हैं। साहित्यिक सिद्धांत पाठक के साहित्यिक मूल्यांकन की समझ को विकसित करता है। वह रचनाकार की रचनात्मक प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। निश्चय ही सिद्धांत साहित्य की व्याख्या और विश्लेषण करता है। जब साहित्य सिद्धांतों का निर्माण मूल्यों के आधार पर होता है, तो इसमें इतिहास, संस्कृति, समाज, राजनीति सभी को शामिल हो जाता है। साहित्य सिद्धांत यह हमें बताता है कि क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। सिद्धांत पाठक की साहित्यिक रुचि का विकास करता है और साथ ही साथ निर्णय की शक्ति का भी विकास करता है। साहित्य सिद्धांत का निर्माण साहित्य के बाद होता है, क्योंकि सिद्धांत रचना के मूल्यांकन के लिए होते हैं। इसीलिए साहित्य भाव विचार को बनाने, उसे विकसित करने, उसे सुदृढ़ मजबूत रूप प्रदान करने का कार्य भी करता है। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में इन सिद्धांतों को समझने के लिए ही ये सिद्धांत जो हैं वो लगाए गए हैं। इनमें जो पहला सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है वो है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने रस सिद्धांत को लेकर के जो सूत्र दिया है, वह सूत्र बड़ी चर्चा का विषय रहा। परवर्ती 4 व्याख्याकारों ने उसकी बहुत ठोस और एक सुदृढ़ आधार के साथ उसकी व्याख्या की। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जो उनका ग्रंथ है, उसमें रससूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात भरत मुनि कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से षाड्वादी रस उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अनेक भावों से, और अनेक भाव कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनके उपगत होने से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है। भरत मुनि रस को आस्वाद न मान करके आस्वाद्य मानते हैं। वो कहते हैं कि यह एक ऐसा तत्व है जिसका स्वाद लिया जा सकता है। रस के विविध अवयव ही समन्वित होकर के रसत्व को प्राप्त होते हैं। इस रस सूत्र की 4 व्याख्याकारों ने व्याख्या की। भट्टलोलट, जिनका मत उत्पत्तिवाद कहलाता है, आचार्य शंकुक
जिनका मत अनुमितिवाद कहलाता है, भट्टनायक जिनका मत भुक्तिवाद कहलाता है, और आचार्य अभिनवगुप्त जिनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। एक एक करके हम इन चारों व्याख्याकारों की संक्षेप में व्याख्या समझेंगे। भट्टलोलट कहते हैं वो निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति और संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक गम्य गमक और पोष्य पोषक संबंध बताते हैं और रस की स्थिति अनुकार्य में मानते हैं। आप ऐसे समझिए कि भट्टलोलट ये कहते हैं कि जैसे रंगमंच पर जो दर्शक है वो नाटक देख रहा है और वहाँ पर राम सीता आदि सब अभिनय कर रहे हैं। उस नाटक को देखते हुए, रंगमंच पर उन नट और नटी के अभिनय को देखते हुए जो दर्शक है उसे वो जो अभिनय करता है, वो नट और नटी हैं, वो सामान्य प्रतीत न होकर के विशेष होते हैं, अर्थात उन्हें वो मूल पात्र राम आदि दिखाई देने लग जाते हैं और वही समझ करके कभी वो अगर वहाँ रोने का भाव है तो वो रोने लग जाते हैं और हंसने का भाव है तो वो हंसने लग जाते हैं। जैसा रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार दर्शक के हृदय में भी भावों का परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार जो दर्शक होता है वो अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है। उस नट और नटी में क्या मान लेता है, जो मूल आदि पात्र थे राम सीता, उन्हीं का आरोप कर लेता है और इसीलिए भट्टलोलट के मत को आरोपवाद भी कहते हैं। ये भट्टलोलट का मत था। तो भट्टलोलट के अनुसार उत्पत्ति तो निष्पत्ति का अर्थ तो उत्पत्ति मान लिया और संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध या गम्य गमक या पोष्य पोषक, और इनका मत आरोपवाद भी कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आचार्य शंकुक का मत। शंकुक का मत है कि वो चित्रतुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हैं और अपने मत का नाम देते हैं अनुमितिवाद। उनका जो मत है वो अनुमितिवाद कहलाता है। वो अपने एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे चित्र में बने हुए घोड़े को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं। हमने कोई चित्र देखा, उसमें घोड़े का चित्र बना हुआ है तो हमने क्या कह दिया, उसे घोड़ा। उसी प्रकार दर्शक नट में राम आदि की प्रतीति कर लेता है, अनुमान कर लेता है और फिर उसमें उसको राम आदि मान लिया और फिर उसमें रति आदि जो भाव हैं उनका भी वो अनुमान कर लेता है और इस अनुमान करके जो दर्शक होता है वो रस की प्रतीति करता है। इसीलिए शंकुक का जो मत है वो अनुमिति कहलाता है, अनुमितिवाद कहलाता है और वे संयोग का अर्थ तो अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति कहते हैं। तो क्योंकि घोड़े के चित्र को देखकर उसे घोड़ा मान लेना और वास्तविक घोड़ा मान करके ही वही जो है सुख प्राप्त करना जो हम वास्तविक घोड़े को देख करके प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से रंगमंच पर अभिनय करते हुए नट और नटी में मूल पात्र का अनुमान कर लेना और वो अनुमान करके रस का भोग करना, इसीलिए आचार्य शंकुक ने के इस मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। तीसरे हुए भट्टनायक। भट्टनायक के मत को भुक्तिवाद कहते हैं। रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का है। ये कहते हैं भावक्त व्यापार को ही ये साधारणीकरण कहते हैं। इस प्रकार ये कहते हैं कि जो ये भावक्त व्यापार होता है इसमें विभावादी अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाते हैं और सामान्य प्रतीत होते हैं और इसीलिए जो साधारण की स्थिति आई, इसीलिए इसे साधारणीकरण का स्थान दिया था। सीता सीता न रह करके कामनी मात्र प्रतीत होती है। साधारणीकरण पर चर्चा हम आगे करेंगे विस्तार से। तो इस प्रकार भट्टनायक जो है उन्होंने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने भुक्ति माना है।
अगले आते हैं आचार्य अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। ये रस को व्यंजना का अलौकिक व्यापार मानते हैं और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे जल में हम छींटे देते हैं, तो जल के छींटे देने से जो मिट्टी है उसमें व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है। मिट्टी पड़ी हुई है, अगर हमने उसमें जल के छींटे लगा दिए तो उसकी जो मिट्टी की जो खुशबू थी, जो अभी तक हमें नहीं आ रही थी, पर वो जल के छींटे देने से वो खुशबू व्यक्त हो गई, फैल गई। उसी प्रकार से सहृदय के में भी वासना रूप में स्थायी भाव आदि निरंतर स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु वो विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे जल के छींटे मारने से मिट्टी में व्याप्त गंध फैल जाती है, व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार से विभावादि के संयोग से स्थायी भाव भी व्यक्त हो जाते हैं और वे रस को प्राप्त होते हैं। ये आचार्य अभिनवगुप्त निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध बताते हैं। इस प्रकार रस सूत्र के 4 व्याख्याकार भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनवगुप्त। संक्षेप में कहा जा सकता है कि रससूत्र की व्याख्या से जो चिंतन मनन हुआ उसने काव्य शास्त्र का बहुत उपकार किया। धन्यवाद।